Good afternoon, everyone. Today we will start with chapter 14, that is section 190 onwards. Okay. So this is chapter 14, conditions requisite for initiations of proceedings. Section 190 says that cognizance of offences by magistrate. Subject to the provisions of this chapter, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class specifically empowered in this behalf under subsection 2. ओके अगर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को लेना है तो वो सबसेक्शन 2 जो है कॉम्प्लाई होगी, तब ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कॉग्निजेंस ले सकता है. अदरवाइज कॉग्निजेंस कौन लेगा? मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस. यहाँ पर कॉग्निजेंस की जो डेफिनेशन दी गई है वो सीआरपीसी में नहीं दी गई है. वो जो है जुडिशियल जो डिसीजन है उसके ऊपर से आपको समझना होगा कि कॉग्निजेंस क्या होता है. कॉग्निजेंस लेना मतलब कि किसी भी चीज का संज्ञान लेना. अब यहाँ पर किस चीज का कॉग्निजेंस लिया जाएगा? ऑफेंस का, ऑफेंडर का नहीं लिया जाएगा. ठीक है. तो जब कंप्लेंट होती है या एफआईआर होती है वो अगेंस्ट अननोन पर्सन भी होती है, तब कोर्ट ने कॉग्निजेंस किसका लिया है? सिर्फ लिया है ऑफेंस का. ऑफेंडर का जो कॉग्निजेंस है वो नहीं लिया है. यहाँ पर उसमें 3 कंडीशन दी गई है. पहला, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस. ठीक है. मतलब यहाँ पर प्राइवेट कंप्लेंट की बात हुई है. अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ अ फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस. बी है अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स. अब ये पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट है जो आपने देखा सेक्शन 173 के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ चार्जशीट. चार्जशीट जब प्रोड्यूस होता है तब मैजिस्ट्रेट ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है और तब उसको इमीडिएटली क्रिमिनल केस नंबर पड़ता है. थर्ड है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. ठीक है. यहाँ पर 2 चीज दी गई है. अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन देन द पुलिस ऑफिसर. यहाँ पर कौन सी चीज आएगी? यहाँ पर वो चीज आएगी जैसे कि काफी सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जिसको पावर होता है कंप्लेंट फाइल करने का मैजिस्ट्रेट के सामने. जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट हो गया, उसके अंदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ही विल फाइल अ कंप्लेंट. ठीक है. दूसरी चीज यहाँ पर बता रही है अपॉन हिज ओन नॉलेज, मतलब सुओ मोटो मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट ले सकता है या नहीं, कॉग्निजेंस ले सकता है नहीं, ये यहाँ पर आती है. तो वो ले सकता है. दैट इज व्हाट सेक्शन 190 सबसेक्शन 1C सेज. ओके. अब सब सेक्शन 2 क्या बोलती है? बोलती है कि द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंसेस एज आर विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू और ट्रायल. अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस को कैटेगराइज करके एक ऑर्डर करता है जिससे कि ये बोलता है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी उसका कॉग्निजेंस ले सकेगा, तभी वो ले सकेगा, अदरवाइज वो नहीं ले सकेगा. जो सब सेक्शन 1 के अंदर हमने देखा कि जो मैजिस्ट्रेट है सेकंड क्लास का वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा एक्सेप्ट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सब सेक्शन 2. तो सब सेक्शन 2 के अंदर किसको पावर है उसको जो ऑथोराइज करने का? वो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को. अब है सेक्शन 191 ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज. ठीक है. ये कौन सी किस केसेस की बात हो रही है? ये उस केसेस की बात हो रही है कि जहां पर मैजिस्ट्रेट ने खुद ही सुओ मोटो कंप्लेन किया है. अब अगर सुओ मोटो कंप्लेन मैजिस्ट्रेट ने किया है और उसका ट्रायल मैजिस्ट्रेट ही चलाएगा, दैट वुड नॉट बी रीजनेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अक्यूज. यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अक्यूज को कि अगर अक्यूज चाहे तो वो ये बोल सकता है कि मेरा जो ट्रायल चलने वाला है वो उस मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं चलाया जाए जिसने सुओ मोटो कंप्लेन किया है, किसी और मैजिस्ट्रेट के सामने चलाया जाए. तब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो कोई भी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को वो कंप्लेन ट्रांसफर कर देगा. ओके. तो सेक्शन देखते हैं. When a magistrate take a cognizance of an offense under clause C subsection 1, कौन सा था जिसमें सुओ मोटो के पावर थे वो, of section 190, the accused shall before any evidence is taken be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another offense. मतलब accused को ये जानकारी देना जरूरी है, कंपलसरी है कि आप अगर चाहो तो आपका इंक्वायरी या ट्रायल दूसरा कोई मैजिस्ट्रेट चलाए. एंड इफ द अक्यूज ऑफ और एनी ऑफ द अक्यूज. ठीक है. अगर वो अक्यूज या उस केस में कोई और अक्यूज है
वो भी if there be more than one objects to further proceeding before the magistrate taking cognizance, the case shall be, मतलब वो compulsorily transfer होगा, shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the chief judicial magistrate in this behalf. जो वहां का चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन से मैजिस्ट्रेट के पास वो कंप्लेन ट्राई होगा या इंक्वायर्ड होगा. सेक्शन 192 है मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मैजिस्ट्रेट. एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम. ठीक है, अगर वो चीज का कॉग्निजेंस चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने लिया है या फिर उसके पास कोई कंप्लेंट चल रही है, ठीक है, तो वो अगर चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट में से कोई भी एक सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को वो इंक्वायरी या ट्रायल वो ट्रांसफर कर सकता है. सब सेक्शन 2 देखते हैं. एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास empowered in this behalf by the chief judicial magistrate may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the chief judicial magistrate may by general or special order specify, and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial. ठीक है, मतलब एक मैजिस्ट्रेट के पास गया और वहां से वो दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है, कोई लीगल बार उसमें नहीं है. 193 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट्स ऑफ सेशंस. ठीक है, मतलब ये सेक्शन क्या बोलता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. या इस एक्ट के अंदर सीआरपीसी के हिसाब से या किसी स्पेशल एक्ट के अंदर अगर ऐसा मेंशन नहीं है कि उस कोर्ट का जो कॉग्निजेंस है वो सेशंस कोर्ट ले, तब तक क्या होगा, नो कोर्ट of sessions shall take cognizance of any offence as the court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by magistrate under this court. ठीक है, तो मतलब जो कंप्लेन होगी, जो चार्जशीट होगी, जो कहां पर फाइल होगी, पहले इंस्टेंस में सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास ही फाइल होगी, सेशंस कोर्ट में फाइल नहीं होगी. कब तक सेशंस कोर्ट में फाइल नहीं होगी, जब सिर्फ उन्हीं चीजों का सेशंस कोर्ट में फाइल होगा जिसके बारे में ये कोड में बताया गया है या फिर कोई स्पेशल एक्ट के अंदर बताया गया है. अब स्पेशल एक्ट जैसे कि आप मान लो कि एट्रोसिटी एक्ट है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन, उसका कॉग्निजेंस सीधा सेशंस कोर्ट में लिया जाता है. वो इस एक्ट में नहीं बताया गया, लेकिन वो जो स्पेशल एक्ट है उसमें बताया गया है. तो अगर आपको उस एक्ट की, जैसे कि एट्रोसिटी एक्ट है, उसका प्राइवेट कंप्लेन करना है तो आप सीधा कहां पर करोगे, सेशंस कोर्ट में करोगे, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं करोगे, क्योंकि वो एक्ट में ही बताया गया है. और यहाँ पर 2 एक्सेप्शन है, उसमें से एक एक्सेप्शन ये है कि कोड ऑफ दिस कोड या फिर एनी अदर स्पेशल लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. ओके, सेक्शन 194 है एडिशनल एंड सेशंस जजेस टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम. ठीक है, एन एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज शेल ट्राई such cases as the session judge of the division may by general or special order make over to him for trial, or as the high court may by special or a special order direct him to trial. ठीक है, सेशन जज है वो बोलेगा कि एडिशनल सेशन जज को कौन सा केस मिलना चाहिए और असिस्टेंट सेशन जज को कौन सा केस मिलना चाहिए. बाय जनरल ऑर्डर अगर वो ट्रांसफर करता है तो वो उनको चलाना है, या फिर हाई कोर्ट स्पेशल ऑर्डर से भी डायरेक्शन कर सकती है कि इस पर्टिकुलर एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज के पास ये पर्टिकुलर ट्रायल चले. ओके, prosecution for contempt of lawful authority of public servant for offences against public justice or for offences relating to documents given in evidence. ठीक है, यहां पर ये जो सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है. किस चीज की वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी कंप्लेंट होगी जो उस पर्टिकुलर ऑफिसर ही कर सकता है, या फिर कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर, सपोज मान लो कि कोई ट्रायल है, ट्रायल के अंदर फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ, तो उसका कंप्लेनेंट कौन बनता है, कोर्ट ही बनती है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बनता है. उसके बारे में ये सारा प्रोविजंस है. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं. नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी. ठीक है, चार्जशीट भी एक्सेप्ट नहीं करेगी या फिर प्राइवेट कंप्लेंट भी नहीं लेगी. किस चीज का नहीं लेगी, A1 के अंदर है ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 172 to 188 ऑफ आईपीसी.
कोई भी ऑफेंस जो सेक्शन 172 से लेकर के 188 आईपीसी के अंदर दिया हुआ है उसका कॉग्निजेंस कोई भी कोर्ट नहीं लेगी। ऑफ एनी अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, मतलब उसका अबेटमेंट हुआ है या उस ऑफेंस को करने का अटेम्प्ट हुआ है तो भी वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, ठीक है, अगर ये ऑफेंस जो है 172 से 188 का करने के लिए किसी ने प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी की थी तब भी वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी। एक्सेप्ट मतलब कब लेगी, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग of the public servant concerned or of some other public servant to whom he is administratively subordinate। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि सेक्शन 172 से 178 के लिए जो ऑफेंस होता है वो ऑफेंस के अंदर एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट, पहली बात तो कंप्लेंट आ गया वर्ड, मतलब कि कंप्लेंट ही होगा, एफआईआर नहीं होगा, ठीक है, और वो कंप्लेंट किसके द्वारा की जानी चाहिए, उस कंसर्न डिपार्टमेंट का पब्लिक सर्वेंट हो या उस पब्लिक सर्वेंट का कोई सबऑर्डिनेट हो जिसको वो पब्लिक सर्वेंट जो है ऑर्डर करता है राइटिंग में कि आप जाकर के मेरे बिहाफ में कंप्लेंट फाइल करो, तभी उस चीज का कोर्ट एक्सेप्ट करेगी एज अ कंप्लेंट, अदरवाइज वो उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ठीक है, मतलब दो चीजें यहाँ पर है कि 172 से 188 के अंदर जो ऑफेंस होते हैं या उनका अटेम्प्ट होता है या अबेटमेंट होता है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है उसमें एफआईआर कभी नहीं होगा, उसमें सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट होगा। प्राइवेट कंप्लेंट भी कौन करेगा, उस कंसर्न डिपार्टमेंट का पब्लिक सर्वेंट करेगा या उसका सबऑर्डिनेट करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब बी देखते हैं, B1 है ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी नेमली 193 से 196 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों 193 भी इंक्लूड है 196 भी इंक्लूड है, 199 200 205 205 to 211 both inclusive, दोनों सेक्शन इंक्लूड है, and 228 of IPC when such offense is alleged to have been committed in or in relation to any proceeding in a court। ठीक है, कोर्ट के अंदर कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये दिस विल बी इन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस, वो आईपीसी में पूरा एक चैप्टर दिया गया है, उसके अंदर कंप्लेन करनी है तब भी कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ओके, अब सब सेक्शन जो है सब क्लोज 2 है, ऑफ एनी ऑफेंस डिस्क्राइब इन सेक्शन 463 और पनिशेबल अंडर सेक्शन 471 475 476 of the said code when such offense is alleged to have been committed in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in the court in any court। ठीक है, कोई भी कोर्ट के अंदर 463 471 475 और 476 के रिलेटेड ऑफेंस हुआ है तब भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अब थर्ड बोलता है ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज 1 और 2, जो ऑफेंस 1 और 2 में जो कैटेगरी दी गई है उनका कॉन्स्पिरेसी हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है, अबेटमेंट हुआ है, तब भी वो कोर्ट, कोई भी कोर्ट पूरे भारत की कॉग्निजेंस नहीं लेगी। एक्सेप्ट कब लेगी वो यहां पर बताया गया है, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट, मतलब यहां पर भी एफआईआर नहीं कर सकती कोर्ट, यहां पर भी कोई कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट फोर्ज प्रोड्यूस हुए हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में प्रोड्यूस हो चुके हैं उनके साथ कोई अटेम्प्ट हुआ है, कोई चेड़ा हुआ है, तब भी कोर्ट एफआईआर करने का ऑर्डर नहीं कर सकती। क्या करेगी, प्राइवेट कंप्लेंट ही करेगी, और किसको करना है, ऑफ दैट कोर्ट, मतलब उस कोर्ट को ही कंप्लेंट करना है, और बाय सच ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, मतलब जनरली क्या होता है, कोर्ट रजिस्ट्रार अपने रजिस्ट्रार को डायरेक्ट करती है कि तुम मेरे बिहाफ में जाके कंप्लेन करो, बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज दैट कोर्ट में ऑथोराइज इन राइटिंग इन दैट बिहाफ, कोर्ट ने जिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया है इन राइटिंग वो कंप्लेन कर सकता है, और ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये चीज है, मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट फोर्स प्रोड्यूस हुए हैं या फिर डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी तरह का टेम्परिंग हुआ है तो कंप्लेन होगी, एफआईआर नहीं होगी, और वो भी सिर्फ उसी कोर्ट द्वारा या उस कोर्ट के ऑफिसर द्वारा या उस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट को अगर ऑर्डर करती है तो वो कोर्ट कर सकती है। अब सब सेक्शन 2 है, वेयर अ कंप्लेन हैज बीन मेड बाय पब्लिक सर्वेंट अंडर क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 1, ये जो सब सेक्शन 1 था उसके बारे में बात हो रही है,
Any authority to which he is administratively subordinate may order the withdrawal of the complaint and to send a copy of such order to the court. ठीक है, जो पब्लिक अथॉरिटी ने कंप्लेन की थी, अब वो पब्लिक अथॉरिटी जो है राइटिंग में ऑर्डर करके अपने सब ऑर्डिनेट को ये ऑर्डर कर सकती है कि आप वो कंप्लेन जो है विड्रॉ कर लो, ठीक है, ऐसा ऑर्डर कर सकती है। एंड अपॉन इट्स रिसीट बाय द कोर्ट, जब वो कोर्ट को ऑर्डर रिसीव होगा, मिलेगा, नो फर्दर प्रोसीडिंग शेल बी टेकन ऑन दैट कंप्लेन, तब वो जो कंप्लेन जो है वो कोर्ट को बंद करना कंपलसरी है, कोर्ट खुद से आगे वो कंप्लेन को नहीं बढ़ा सकती। अब इसमें प्रोवाइजो है, provided that no such withdrawal shall be ordered if the trial in the court of first instance has been concluded। मतलब अगर जो कंप्लेंट हुई बाय पब्लिक सर्वेंट और वो कंक्लूड हो गई, ट्रायल पूरा हो गया, उसके बाद उस कंप्लेंट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। मतलब अपील विड्रॉ करने का पावर यहाँ पर उस अथॉरिटी को नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट जब चल रही है, ट्रायल पेंडिंग है, तभी वो विड्रॉ कर सकता है, उसके बाद वो विड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, सब सेक्शन 3 है, इन क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 1 द टर्म कोर्ट, मतलब इसमें बताया गया है कि जो कोर्ट कंप्लेंट बनती है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। मीन्स अ सिविल, रेवेन्यू और अ क्रिमिनल कोर्ट एंड इंक्लूड्स अ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट इफ डिक्लेयर्ड बाय दैट एक्ट टू बी अ कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, मतलब अगर फॉर्ज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है या डॉक्यूमेंट के साथ टेम्पर्ड हुआ है कोर्ट के, तो वो कौन सी सिविल कोर्ट के साथ हुआ है तो भी वो कंप्लेन कर सकती है। रेवेन्यू कोर्ट है, मामलतदार कोर्ट, डेप्यूटी कलेक्टर, कलेक्टर, एसएसआरडी, उसके सामने कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है तो वो भी कंप्लेन कर सकती है। क्रिमिनल कोर्ट तो कर ही सकती है ऑब्वियसली। कोई ट्रिब्यूनल है, जो ट्रिब्यूनल, हर ट्रिब्यूनल को जब बनाई जाती है तो उसका एक्ट अलग से एक्ट बनाया जाता है, तो उस ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर उस ट्रिब्यूनल को कोर्ट का दर्जा दिया हुआ है, तब वो ट्रिब्यूनल भी कंप्लेन कर सकती है। सब सेक्शन 4 है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज बी of subsection 1 a court shall be deemed to be subordinate to the court to which appeals ordinarily lie from the appellable decrees or sentences of such former court, or in the case of a civil court from whose decree no appeal ordinarily lies to the principal court having original jurisdiction with whose local jurisdiction such civil court is situated। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सेक्शन, सब सेक्शन 4 जो है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि हमने सब सेक्शन 1 सब क्लोज बी के अंदर देखा कि कोर्ट खुद कंप्लेंट बनेगी, ठीक है। अब जब कोर्ट खुद कंप्लेनेंट बनती है तो सबसे पहले तो कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है, एक ऑर्डर करना पड़ता है कि ये जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने प्रोड्यूस हुए ये फॉर्ज है, या फिर मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए थे उसके साथ जो है टेम्परिंग हुई। उस टाइम पर कोर्ट पहले तो एक ऑर्डर करेगी एफआईआर रजिस्टर करने, कंप्लेंट फाइल करने का, ठीक है। और किसको ऑर्डर करेगी? अपने सबऑर्डिनेट को कि तू जाके कंप्लेन कर। अब वो व्यक्ति जाके कंप्लेन करेगा, लेकिन जो ओरिजिनल ओपिनियन फॉर्म किया है उस कोर्ट ने कि मेरे को इस चीज में कंप्लेन करनी चाहिए, उसको चैलेंज करना हो तो कहां पर होगा? वो सब सेक्शन 4 में बताया गया। मतलब अगर कोई सिविल कोर्ट है, उसमें डॉक्यूमेंट फोर्स प्रोड्यूस हुए थे या टेम्पर हुए थे और उस कोर्ट ने ऐसा ओपिनियन फॉर्म किया है कि हमको इसमें कंप्लेन करनी चाहिए, तो उस कोर्ट की अपेलेट कोर्ट जो भी होगी वहां पर उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा। जैसे कि डेप्यूटी कलेक्टर के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए, तो डेप्यूटी कलेक्टर के ऊपर अपील कहां पर होती है? कलेक्टर के पास। तो उस ऑर्डर को चैलेंज कहां किया जाएगा? कलेक्टर के पास। अगर क्रिमिनल कोर्ट ने ऐसा ओपिनियन फॉर्म किया है और वो क्रिमिनल कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो कहां पर किया जाएगा? सेशंस कोर्ट के पास। ओके, सेक्शन 195 है, प्रोसीजर फॉर विटनेसेस इन केसेस ऑफ थ्रेटनिंग एक्सेट्रा। अगर विटनेसेस को थ्रेटनिंग किया जाता है, ठीक है, तो उसका कंप्लेन होगा सेक्शन 195 ए के अंदर। अ विटनेस और एनी अदर पर्सन may file a complaint in relation to an offense under section 195A of the Indian Penal Code। मतलब यहां पर 195A सीआरपीसी की बता रही है कि सेक्शन 195A आईपीसी का अगर ऑफेंस होगा तो सिर्फ और सिर्फ विटनेस ही जो है कंप्लेनेंट बनेगा और कोई कंप्लेनेंट नहीं बनेगा।
196 है, prosecution for offenses against state and for criminal conspiracy to commit such offense। आईपीसी के अंदर कई ऑफेंसेस बताए गए हैं जो ऑफेंसेस है स्टेट के अगेंस्ट में। अगर वो स्टेट के अगेंस्ट में ऑफेंसेस है तो उसके अंदर कंप्लेंट कौन बनेगा और कोर्ट कॉग्निजेंस कैसे लेगी वो यहां पर बताया गया है। तो सेक्शन शुरू होती है, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कब नहीं लेगी वो बताया है सब क्लोज ए के अंदर। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 6 और अंडर सेक्शन 153A, सेक्शन 295A और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 505 ऑफ द आईपीसी। अगर इतनी सेक्शंस के अंदर है कोई ऑफेंस तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। दूसरा बी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। अगर जो ऊपर ए में बताए गए उन ऑफेंस को करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है तो भी कॉग्निजेंस नहीं लेगी। सी एनी सच अबेटमेंट एज इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 108 ऑफ द आईपीसी। आईपीसी 108 के अंदर अबेटमेंट जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है उस ऑफेंस को करने के लिए तो अबेटमेंट का भी कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगी। एक्सेप्ट, कब लेगी वो यहां पर बताया है, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कब तक नहीं लेगी? जब तक पहले से प्रीवियस सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया गया है तो। ओके, अब सेक्शन 1A है, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस इस कंप्लेंट का नहीं लेगी। कौन सी सेक्शन का कॉग्निजेंस नहीं लेगी? एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 153B और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी। ये दो सेक्शन जो बताई गई है इन दो सेक्शंस का कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगी। बी में है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। अगर इन ऑफेंस को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई थी तो उस कॉन्स्पिरेसी का भी कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कब तक नहीं लेगी वो बताया गया है, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहां पर 3 सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके ऊपर वाला जो सेक्शन थे, जो ऑफेंसेस थे, उसमें सिर्फ 2 अथॉरिटी थी जिनको सैंक्शन देने का पावर था, वो था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सब सेक्शन 2 है, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी punishable under section 120B of the IPC other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life, rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards unless the state government or the district magistrate has consented in writing to initiate the proceeding। Okay, अब ये सेक्शंस बहुत लंबा दिया गया, मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बता दूं तो ये है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर पनिशमेंट 2 साल से कम का हो, उस केस के अंदर आप 120B नहीं लगा सकते। और अगर आपने 120B लगाई है, ठीक है, तो उसका कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगी। ओके, मतलब जो 120B कब आती है कि जब आपने कॉन्स्पिरेसी किया हो। इसका मतलब ये होगा कि जिसने ऑफेंस किया है सिर्फ वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या वो 114 के अंदर अगर उसने अबेटमेंट किया है तो वो होगा, लेकिन उस ऑफेंस को किसी और ने करवाया है, 120B है, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अब और अगर उसके अंदर 2 साल से कम की सजा है तो 120B उसमें नहीं लगेगी, और अगर 120B लगाई गई है तो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी उस ऑफेंस का। अब इसमें सेक्शन, और कब लेगी? जब स्टेट गवर्नमेंट ने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कंसेंट दिया हो राइटिंग के अंदर, तभी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। Provided that where the criminal conspiracy is one to which the provisions of section 195 apply, no such consent shall be necessary। अगर 195 का उसके अंदर जो है ऑफेंस लगा है, ठीक है, तब वो इस तरह का कोई भी जो कंसेंट है पहले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट का लेने की जरूरत नहीं है। अब सब सेक्शन 3 है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में before according sanction under subsection 1 or subsection 1A and the district magistrate may
before according sanction under section 1A, and the state government or the district magistrate may, before giving consent under subsection 2, order a preliminary investigation by a police officer not below the rank of inspector, in which case such police officer shall have the power referred to in subsection 3 of section 155. यहाँ दो तीन चीजें मिक्स हो रही है, मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर क्या है। ये बता रहा है कि वो जो सैंक्शन की बात है बराबर, वो देने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करवा सकती है। यहाँ पर वर्ड है मे, कंपलसरी नहीं है, शेल वर्ड नहीं है। क्या करवा सकती है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। किसके पास से करवा सकती है? पुलिस जो इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, उसके पास से। उससे कम की रैंक का जो ऑफिसर है, मतलब पीएसआई है, वो भी नहीं इन्वेस्टिगेट करेगा, सिर्फ जो है पुलिस इंस्पेक्टर ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये आती है कि जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कंसर्न दे सकता है, वो भी ये कर सकता है कि पहले पुलिस इंस्पेक्टर के पास से इन्वेस्टिगेशन करा ले। ये कौन सी चीजों के बारे में बात हो रही है? जो आगे की जो दो सेक्शंस आपने देखी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने 120B के बारे में बताया वो भी, या फिर जो आगे 1A और 1A बताया वो भी। अब यहाँ पर नई सेक्शन ऐड हो गई है 155। मतलब 155 हमने देखा, उसमें क्या था? उसमें था इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सब सेक्शन 3 में क्या था कि सब सेक्शन 3 में ये था कि कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसके अंदर मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। लेकिन ये सेक्शन ऐसा बोलती है कि इस पर्टिकुलर ऑफेंसेस को डील करने के लिए मैजिस्ट्रेट का परमिशन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको कंसेंट देगी। आपको कंसेंट दिया तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि सब सेक्शन 3 है, वो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 155 वो ये भी बोलती है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या नहीं कर सकता है? वो अरेस्ट विदाउट वारंट, वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं करेगा। मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा वो, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट की बात नहीं आएगी। सेक्शन 197 है, ये जजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, जो जजेस है या पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तरह से होगा वो इस सेक्शंस के अंदर बताया गया है। ये तब की बात है कि जब कोई जज के ऊपर आरोप लगे हो या पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आरोप लगे हो। When any person who is or was a judge, या अभी है या पहले था, जज और मैजिस्ट्रेट or a public servant not removable from his office save by or with the sanction of the government। कुछ ऐसे ऑफिसर, जजेस और मैजिस्ट्रेट तो है ही उसमें, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट की सैंक्शन के बगैर उनके होद्दे से रिमूव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उनकी बात हो रही है। इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty। अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को करते हुए उन्होंने कोई क्राइम किया, ठीक है, उसका ऑफेंस की यहाँ पर बात हो रही है। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी ऐसी कंप्लेंट का या चार्जशीट का, ऑफ सच ऑफेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन, ठीक है, प्रीवियस सैंक्शन के बगैर कॉग्निजेंस नहीं लेगी, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब अगर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर प्रावधान है उस चीज का तो सैंक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका प्रावधान लोकपाल और लोकायुक्त के अंदर नहीं है तब प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी। अब किसकी सैंक्शन लेनी पड़ेगी वो आगे सब क्लोज में बताया गया है। इन केस ऑफ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज द केस में बी वाज एट द टाइम ऑफ कमीशन of the alleged offense employed in connection with the affairs of the union, the state government। कोई यूनियन का एम्प्लॉई था, ठीक है, तो कंसेंट कौन दे सकता है? प्रीवियस सैंक्शन कौन दे सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है। बी, मतलब अगर बी ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई था तब सैंक्शन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है? ये इमरजेंसी की बात कर रहा है कि अगर किसी जगह पर इमरजेंसी है, कोई स्टेट में इमरजेंसी लागू है, तब जो प्रीवियस सैंक्शंस है वो कौन देगा?
यहाँ पर वैसे जब 356 आर्टिकल है उसके हिसाब से जब कोई स्टेट में इमरजेंसी लागू हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर खत्म कर दिए जाते हैं, और सारे पावर जो है दैट आर जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पर सैंक्शन भी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो यहाँ पर सब प्रोवाइजो क्या बोलता है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट लिखा है वहां पर हमको क्या समझना है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट समझना है। कब? कि जबकि उस स्टेट में इमरजेंसी लगी हो तब। ओके, अब यहाँ पर दूसरा एक्सप्लेनेशन है, लास्ट वाला वो देखते हैं। ये विदाउट सैंक्शन के बारे में बात कर रहा है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड एंड दैट नो सैंक्शन शैल बी रिक्वायर्ड इन केसेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed under section so and so so and so so and so so and so। ठीक है, मतलब ये क्या है? 166A मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग में गलत एविडेंस देना या फिर वुमन को मोलेस्टेट करना, उसका रेप करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ये सारे जो ऑफेंसेस है, जब इसका ऑफेंस अगर किसी जज के ऊपर लगा है या मैजिस्ट्रेट के ऊपर लगा है या पब्लिक सर्वेंट के ऊपर लगा है तो किसी भी तरह के सैंक्शन की जरूरत नहीं है। वो सीधा सीधा कंप्लेन भी हो सकती है, एफआईआर भी हो सकती है और चार्जशीट भी हो सकती है। वो जो प्रोटेक्शन उनको दिया गया है 197 के अंदर वो उसमें लागू नहीं पड़ेगा। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, सब सेक्शन 2 है, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कौन सी चीज का नहीं लेगी? alleged to have been committed by the member of the armed forces of the union while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except with the previous sanction of the central government। ठीक है, जो आर्म फोर्सेस है उनके ऊपर अगर कोई भी आरोप लगा है कि उन्होंने ये वाला जो है ऑफेंस किया है अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के दौरान, तब भी कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक प्रीवियस सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं आ जाता तब तक। थर्ड सब सेक्शन 3 है, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 जो हमने आगे देखा वो shall apply to such class of or category of the members of the forces charged with the maintenance of public order as may be specified therein wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that subsection will apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज मान लो कि कोई स्टेट के अंदर रायट्स हो रहे हैं या फिर अनरेस्ट वाली सिचुएशन है और उस स्टेट के अंदर मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस आर्मी को बुलाया गया और उस दौरान आर्मी ने कुछ ऑफेंस किया वाइल मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर, उसका रिलेटेड कोई ऑफेंस है, तब वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। स्टेट गवर्नमेंट को सैंक्शन देना है उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो आर्म फोर्सेस थे लेकिन वो स्टेट के अंदर आए थे ताकि पब्लिक मेंटेनेंस को जो है मेंटेन किया, पब्लिक पीस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, ये तब की बात है। सब सेक्शन 3A है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 3, मतलब आगे सब सेक्शन 3 में कुछ भी कहा गया हो उसको साइड में रख दिया जाएगा अगर ये वाला सर्कमस्टांसिस जो 3A में बताया गया है वो है तो। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी भी गुने का alleged to have been committed by any member of the forces charged with the maintenance of public order in a state while acting or purporting to act in the discharge of his official duty during the period while a proclamation issued under clause 1 of article 356 of constitution was in force except with the previous sanction of the central government। ठीक है, हमने सब सेक्शन 3 में क्या देखा था कि अगर कोई आर्म फोर्स का मेंबर है वो स्टेट में आता है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और तब उसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, तब परमिशन सैंक्शन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। लेकिन सब सेक्शन 3A क्या बोलती है कि अगर उस स्टेट के अंदर इमरजेंसी है, इमरजेंसी लागू पड़ी है, तब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सैंक्शन नहीं देगी बल्कि सैंक्शन कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। वो बट ऑब्वियस है क्योंकि उस टाइम पे स्टेट के सारे पावर जो है वो तो रिवोक कर दिए गए। अब सब सेक्शन है 3B, notwithstanding anything to the contrary contained in this code or any other law, इस कोड में या किसी भी दूसरे एक्ट के अंदर इससे
अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है तो it is hereby declared that any sanction accorded by the state government or any cognizance taken by a court upon such sanction during the period commencing 28th of August 1991 and ending with the date immediately preceding the date on which the Code of Criminal Procedure Amendment Act 1991 मतलब 20 अगस्त 1991 91 से लेकर के ये जो सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1991 जिस दिन जो है उसका प्रेसिडेंट का असेंट हुआ, साइन हुआ, कंसेंट हुआ, उस दौरान की कोई डेट के बारे में बात है कि उस दौरान अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्या हुआ है, सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया है ऑलरेडी, या फिर किसी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, उस दौरान उस वक्त में क्या होगा वो इसमें बताया गया. Receives the assent of the president with respect to an offence alleged to have been committed during the period while a proclamation issued under clause 1 of section of article 356 of the constitution was in force in the state shall be invalid. मतलब उस दौरान अगर स्टेट ने कोई कंसेंट सैंक्शन दिया है वो भी इनवैलिड हो जाएगा, और अगर किसी कोर्ट ने ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले लिया है तो भी जो है इनवैलिड हो जाएगा. कब तक वो इनवैलिड हो जाएगा? एंड इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच मैटर टू अकॉर्ड द सैंक्शन. मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन दिया है तो रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टेट ने दिया था कंसेंट या फिर कोर्ट ने सैंक्शन के ऊपर ऑलरेडी अपना जो है कॉग्निजेंस ले लिया है तो वो सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है. सब सेक्शन 4 है, the central government or the state government as the case may be may determine the person by whom, the manner in which, and the offense or offenses for which the prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted and may specify the court before which the trial is to be held. ठीक है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अपना उनका जो एरियाज है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो डिसाइड करेंगे बाय ऑर्डर कि किस तरह से उनका ट्रायल चलेगा, ठीक है, कैसे उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और कौन सा कोर्ट होगा जिसके पास उनका ट्रायल चलेगा. अब है सेक्शन 198 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज. अगर मैरिज से रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है तो उसका प्रोसिक्यूशन कैसे चलेगा वो इस सेक्शन के अंदर बताया गया है. सब सेक्शन 1 है, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 20. चैप्टर 20 आईपीसी कौन से ऑफेंस आएंगे? सेक्शन 493 से लेकर के 498, 498 ए नहीं है, सिर्फ 498 तक के जो ऑफेंस है उनका कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगी. कब तक नहीं लेगी वो यहां पर बताया गया, एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस. जिस केस के इन केस का ऑफेंस कोर्ट नहीं लेगी जब तक उसके पीड़ित के द्वारा वो फरियाद, वो कंप्लेंट नहीं करने में आती है तो, ठीक है. तो ये जो सेक्शंस है 493 से 498, कोई भी पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन है तो वो आके कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसा ऑफेंस हुआ है. कंप्लेन कौन करेगा? सिर्फ उसमें जो पीड़ित है, व्यक्ति है, विक्टिम है, वही करेगा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं करेगा. अब इसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट सेक्शन 198 है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, ठीक है. अब इसमें प्रोवाइजो 1 है, प्रोवाइजो 1A है, वेयर सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स. अगर कोई व्यक्ति है जो कंप्लेनेंट है उसकी बात कर रहा हूं, वो 18 ईयर्स से कम का है, या फिर वो इडियट है, ल्यूनेटिक है, और या फिर वो बीमार है, इज फ्रॉम द सिकनेस और इन्फर्मिटी अनेबल टू मेक अ कंप्लेन, या फिर अपनी बीमारी की वजह से कंप्लेन करने नहीं आ सकता, और इज अ वुमन, या अगर वो वुमन है, वो कौन सी वुमन है? जो अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम्स एंड मैनर्स और नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, वो पब्लिक में नहीं आती है, ऐसी लेडी है. सम अदर पर्सन में, मतलब उसके बिहाफ में कोई और व्यक्ति भी कंप्लेन फाइल कर सकता है विद द लीव ऑफ द कोर्ट मेक अ कंप्लेन ऑन हर हिज और हर बिहाफ. अगर ये लोग हैं तो उनके बिहाफ में कोई और व्यक्ति भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, लेकिन कैसे कर सकता है? उसको पहले कोर्ट का लीव लेना होगा, उसके बाद ही वो कंप्लेन फाइल कर सकता है. अब प्रोविजन बी भी है, वेयर सच पर्सन इज हस्बैंड एंड ही इज सर्विंग इन एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. अगर वो हस्बैंड है, ठीक है,
उसको जो फाइल करना है कंप्लेन, और वो आर्म फोर्स में काम कर रहा है ऑफ द यूनियन अंडर द कंडीशन विच आर सर्टिफाइड बाय कमांडिंग ऑफिसर, उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसको बोला है, क्या बोला है कि तुमको अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। ही इज प्रिक्लूडेड हिम फ्रॉम ऑब्टेनिंग लीव ऑफ एब्सेंस टू इनेबल हिम टू मेक अ कंप्लेन। वो कंप्लेन करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता है क्योंकि उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसको मना किया है कि आपकी छुट्टी ग्रांट नहीं की जा सकती। तो क्या हो सकता है, सम अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द हस्बैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 4 में मेक अ कंप्लेन। हस्बैंड जिस व्यक्ति को ऑथोराइज करेगा राइटिंग के अंदर, कैसे ऑथोराइज करेगा, सब सेक्शन 4 में उसका प्रोसीजर बताया गया है, तो वो व्यक्ति भी हस्बैंड के बिहाफ में कंप्लेन कर सकता है। ओके, सी है वेयर द पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 और 495, 494 या 495 का कंप्लेन करना है, ठीक है, ऑफ आईपीसी इज द वाइफ, कंप्लेंट में बी मेड ऑन हर बिहाफ बाय हर फादर। अगर वाइफ को कंप्लेंट करना है 494 या 495 का, ठीक है, तो वो कौन कर सकता है, बाय हर फादर, उसका पिता, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर, और बाय हर फादर्स और मदर्स ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, मतलब चाचा और जो चाची है वो भी कर सकते हैं। और विद द लीव ऑफ द कोर्ट, या फिर कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट की लीव से कोई भी और व्यक्ति, एनी अदर पर्सन, पर वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, मतलब अडॉप्शन से, मैरिज से या ब्लड से अगर कोई उसका रिलेटिव होता है तो भी वो कर सकता है, पर उसको परमिशन ऑफ द कोर्ट चाहिए। अब सब सेक्शन 2 है, फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 no person other than the husband of a woman shall be deemed to be aggrieved by any offense punishable under section 497 और 498 of the said code, ठीक है। आईपीसी के सेक्शन 497 और 498 का जो ऑफेंस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड को ही अग्रीव्ड पर्सन माना जाएगा। अब 497 जो थी वो थी अडल्ट्री, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है अनकॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका क्वेश्चन अब अराइज नहीं होता है। 498 है, 498 क्या है, किसी मैरिड वुमन जो है, बराबर है, उसको लेकर के कोई व्यक्ति भाग गया, वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो अगर किसी लेडी को लेकर के भाग गया है कोई दूसरा व्यक्ति, तो उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसका हस्बैंड कर सकता है, हस्बैंड के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड की गैर मौजूदगी के अंदर, some person who had care of woman on his behalf at the time when such offense was committed may with the leave of the court make a complaint on this behalf। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास वुमन की केयर थी, कस्टडी थी, वो व्यक्ति कर सकता है कंप्लेन, लेकिन कब कर सकता है, जब उसने कोर्ट से प्रीवियस परमिशन ली हो, तभी कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। अब सब सेक्शन 3 है, when in any case falling under clause A of the proviso to subsection 1, कौन सा था प्रोवाइजो, जिसमें बताया गया था कि ल्यूनाटिक है, इडियट है, कोई बीमार व्यक्ति है, उनके बारे में बात थी। The complaint is sought to be made on behalf of a person under the age of 18 years or of a lunatic by a person who has not been appointed or declared by a competent court to be the guardian of the person of the minor or lunatic। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कोर्ट के पास आता है, माइनर ल्यूनाटिक, जिसे माइनर और ल्यूनाटिक होते हैं उनके लिए कोर्ट जो है गार्डियन को अपॉइंट कर देती है, लेकिन गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई और व्यक्ति आता है जो उसका गार्डियन नहीं है, ठीक है, तब उसको क्या करना है, द ल्यूनाटिक एंड द सेड कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ गार्डियन so appointed or declared and the court shall before granting the application for leave cause notice to be given to such guardian and give him a reasonable opportunity of being heard। ठीक है, मतलब जब ऐसा कोई व्यक्ति जो गार्डियन नहीं है वो आके माइनर के बिहाफ में या ल्यूनाटिक के बिहाफ में आके कंप्लेन करता है, तो कोर्ट उसको परमिशन देगी, ठीक है, लेकिन कब देगी, पहले वो गार्डियन को नोटिस इशू करेगी और गार्डियन को सुनेगी, और उसके बाद ही ऐसे किसी व्यक्ति को परमिशन देगी कंप्लेन फाइल करने के लिए, अदरवाइज कंप्लेन फाइल करने के लिए परमिशन नहीं देगी।
सब सेक्शन 4 है द ऑथोराइजेशन रिफर टू इन क्लोज बी। क्लोज बी में क्या था, जो आर्म फोर्सेस का व्यक्ति है, ठीक है, उसको कंप्लेन करनी है और उसको छुट्टी नहीं मिलती है अपने कमांडिंग ऑफिसर से, ये उस केस की बात है। क्लोज बी ऑफ द प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 1 शेल बी इन राइटिंग। उसका जो कमांडिंग ऑफिसर जो ऑथोराइजेशन होगा, जो आर्म फोर्सेस का मेंबर जो काम कर रहा है हस्बैंड, वो जिस व्यक्ति को ऑथोराइज करेगा उसको कैसे ऑथोराइज करेगा, राइटिंग में ही ऑथोराइज करेगा। शेल बी साइंड और अदरवाइज अटेस्टेड बाय द हस्बैंड, ठीक है, वो व्यक्ति साइन करेगा उसको और ऑथोराइज करेगा, अटेस्टेड करेगा उसको। शेल कंटेन अ स्टेटमेंट to the effect that he has been informed of the allegation upon which the complaint is to be founded। मतलब वो अंदर बताएगा अपनी कंप्लेन के अंदर कि उसको ऐसी जानकारी मिली है कि उसकी वाइफ के कनेक्शन में कोई ऑफेंस हुआ है। इसको ऑथोराइज करेगा एक थर्ड व्यक्ति को। शेल बी काउंटर साइन बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर, मतलब वो जो ऑथोराइजेशन देगा उसके ऊपर काउंटर साइन कौन करेगा, उसका कमांडिंग ऑफिसर भी उसको सर्टिफाइड करेगा। शेल बी अकम्पनाइड बाय अ सर्टिफिकेट, उसके साथ में एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। किसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाय दैट ऑफिसर, जो उसका कमांडिंग ऑफिसर है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होना चाहिए, टू द इफेक्ट दैट लीव ऑफ एब्सेंस फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कंप्लेंट इन पर्सन कैन नॉट फॉर द टाइम बीइंग बी ग्रांटेड टू द हस्बैंड, कि अभी हस्बैंड को लीव नहीं मिल सकती, ऐसा सर्टिफिकेट भी उस कमांडिंग ऑफिसर का होना चाहिए, तब जाकर के कोर्ट किसी थर्ड व्यक्ति से कंप्लेंट लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। अब सब सेक्शन 5 है एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सच एन ऑथोराइजेशन एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 में जो रिक्वायरमेंट दी ये उसके बारे में बात है कि उसका कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ तब क्या। एंड और जो है ये बताता है कि द ऑथोराइजेशन रिफर टू इन क्लोज बी ऑफ द प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 1। ये कौन सा है, जो ऊपर हमने देखा प्रोवाइजो बी देखा सब सेक्शन का, जिसमें बताया गया था कि आर्म फोर्स का कोई मेंबर है, आर्म फोर्स मतलब नेवी और एयरफोर्स या फिर जो है आर्मी, ये तीनों उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब इनकी इसको कंप्लेन करनी है क्योंकि उनकी वाइफ के साथ कुछ हुआ है, तो ऐसे हस्बैंड को कंप्लेन करनी है। तो जो हस्बैंड होगा वो कंप्लेन कैसे करेगा, ये उस सेक्शन के अंदर बताया गया है। शेल बी इन राइटिंग ऑथोराइजेशन, मतलब वो जिस थर्ड पर्सन को ऑथोराइज कर रहे हैं वो राइटिंग में करेंगे ऑथोराइज। शेल बी साइन, मतलब वो उनके द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए, और अदरवाइज अटेस्टेड बाय द हस्बैंड, हस्बैंड के द्वारा उसको अटेस्टेड भी होना चाहिए। और शेल कंटेन अ स्टेटमेंट, उसमें ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए टू द इफेक्ट दैट ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एलिगेशन अपॉन विच द कंप्लेन इज टू बी फाउंडेड, ठीक है। उसमें ऐसा लिखा हुआ भी होना चाहिए कि उनकी वाइफ के साथ कुछ हुआ है, ऐसा उनको जानकारी है। शेल बी काउंटर साइन, मतलब काउंटर साइन मतलब किसी और व्यक्ति का भी उसमें साइन होना चाहिए। किस व्यक्ति का साइन होना चाहिए, बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर, जो उसका कमांडिंग ऑफिसर है उसका भी साइन उसमें होगा। एंड शेल बी अकम्पनाइड बाय अ सर्टिफिकेट, उस ऑथोराइजेशन के साथ एक सर्टिफिकेट भी भेजना होगा उसको। सर्टिफिकेट के अंदर क्या, साइन बाय दैट ऑफिसर, तो किसका साइन होना चाहिए उस सर्टिफिकेट में, उसके कमांडिंग ऑफिसर का। टू द इफेक्ट, उसमें क्या लिखा होना चाहिए, दैट लीव ऑफ एब्सेंस फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कंप्लेंट इन पर्सन कैन नॉट फॉर द टाइम बीइंग बी ग्रांटेड टू द हस्बैंड, कि अभी हस्बैंड को अभी आर्मी के अंदर जो जॉब कर रहा है वहां से उसके पोस्ट से अभी हटाया नहीं जा सकता, उसको छुट्टी नहीं दी जा सकती, ऐसा कमांडिंग ऑफिसर का लेटर भी उसमें होना जरूरी है। सब सेक्शन 5 है एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सच एज ऑथोराइजेशन एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 4 and the document purporting to be certificate required by that subsection shall, unless the contrary is proved, be presumed to be genuine and shall be received in evidence, ठीक है। मतलब सब सेक्शन 4 के अंदर जो ऑथोराइजेशन मिला है कोर्ट को, या और साथ में जो सर्टिफिकेट मिला है कोर्ट को, वो कोर्ट बिलीव करेगी कि वो जो है सही है, वो जेन्यून है, ठीक है। जब तक कोई व्यक्ति उसको पढ़कारता नहीं है तब तक उसको प्रिज्यूम माना जाएगा कि वो एविडेंस में एडमिसिबल भी है और वो जेन्यून है, ऐसा माना जाएगा। सब सेक्शन 6 है नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी किस चीज का,
for the offense under section 376 rape का of IPC where such offense consists of sexual intercourse by a man with his own wife, the wife being under the age of 18 years of age, is more than 1 year has elapsed from the date of commission of the offense. ठीक है, मैं आपको समझाऊं इसका कॉन्सेप्ट क्या है. ये ऐसा बोल रहा है सेक्शन कि कोई भी कंप्लेंट नहीं किया जा सकता. किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? वाइफ के द्वारा. कैसी वाइफ के द्वारा? कि जिसको अभी 18 साल कंप्लीट नहीं हुए और वो वाइफ आकर के ऐसा बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने 1 साल के पहले मेरे साथ रेप किया था, तब कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ के ऊपर रेप नहीं कर सकता. वो सेक्शन 376B है जो बताती है कि अगर वाइफ जुडिशियल सेपरेशन में है या फिर वाइफ की एज 15 साल से कम की है तो हस्बैंड जो है वाइफ का रेप कर सकता है. ऐसा उसका प्रोविजन भी आईपीसी में है. यहां पर बताया गया है 376 का कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी या नहीं लेगी. यहाँ पर दो चीजें, अगर वाइफ 18 साल से कम की है और वाइफ आके, मतलब ये दोनों जो कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए. 18 साल से कम भी होने चाहिए और वाइफ जो है जब रेप हुआ उसके 1 साल के अंदर, रेप को 1 साल खत्म हुआ उसके पहले आकर के कोर्ट में कंप्लेन करनी चाहिए. अगर 1 साल के बाद करेगी तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी. सब सेक्शन 7 है. The provisions of these sections apply to the abatement attempt to commit an offense as they apply to the offense. Okay. Section 198 है prosecution of offenses under section 498A of the Indian Penal Code. हमने आगे की जो सेक्शन देखी वो बात थी prosecution 493 से लेकर के 498 तक की. ये बात है 498 के अंदर कि 498A की FIR करनी है या कंप्लेन करनी है तो कौन लोग कर सकते हैं. ठीक है, ये क्या बोलती है कि नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एक्सेप्ट अपॉन द पुलिस रिपोर्ट ऑफ फैक्ट विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस. मतलब चार्जशीट जो बोलती है कि ये ऑफेंस हुआ है, चार्जशीट होती है तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी. और अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय द पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस. ठीक है, जिस व्यक्ति के सामने ऑफेंस हुआ है, जो पीड़ित है, सिर्फ वही कंप्लेन कर सकता है. और बाय हर फादर, मतलब जो वाइफ के पिताजी, मदर, ब्रदर, सिस्टर, और बाय हर फादर्स और मदर्स ब्रदर और सिस्टर, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन. ठीक है, तो 498 का कंप्लेन वाइफ खुद कर सकती है या फिर किसी और व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है. कौन है वो और व्यक्ति? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, या फिर हर फादर्स और मदर्स ब्रदर विद द लीव ऑफ द कोर्ट. ठीक है, बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन. अब सेक्शन है 198B कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस. नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस punishable under section 376B of the IPC where the person are in a marital relationship except upon prima facie satisfaction of the fact which constitute the offense upon a complaint having been filed or made by the wife against the husband. 376B है IPC की, जो बताती है कि मैरिज के अंदर जो हस्बैंड है वो वाइफ के ऊपर कैसे जो है रेप करेगा तो क्या उसका कैसे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा. तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस तरह का कोई ऑफेंस है तो सिर्फ वाइफ ही है जो ये कंप्लेन कर सकती है कि हस्बैंड ने उसके ऊपर रेप किया. अदरवाइज वो जो है भले कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन कोई और व्यक्ति इसकी कंप्लेन नहीं कर सकता. 199 है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफामेशन. यहाँ पर डिफामेशन की बात है कि डिफामेशन के रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं, जो डिफामेशन बताया गया है आईपीसी 499, 500, 501 एंड 502, ये जो ऑफेंस है इसका प्रोसिक्यूशन कैसे होगा. नो कोर्ट टेक शेल कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट जो है कंप्लेन नहीं लेगी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस. ठीक है, जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑफेंस हुआ है वही व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, जो विक्टिम है वही कंप्लेन कर सकता है, जिसको डिफाम किया गया है.
जिसकी बदनक्शी की गई है वही व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रोवाइजो देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 years और इज एन इडियट or lunatic or is from sickness or infirmity unable to make a complaint, or a woman who according to the local custom and manner ought not to be compelled to appear in public, some other person may with the leave of the court make a complaint on his or her behalf। ठीक है, हमने आगे जो प्रोविजन देखे सिमिलर प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम का है, इडियट है, ल्यूनेटिक है, या कोई वुमन है, या फिर कोई बीमार व्यक्ति है, वो कंप्लेंट नहीं करेगा तो उस व्यक्ति के बिहाफ में कोई और व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, लेकिन उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी विद द लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, सब सेक्शन 2 है, नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, इस कोड के अंदर कुछ भी कहा गया हो, व्हेन एनी ऑफेंस falling under chapter 21 of the IPC is alleged to have been committed against a person। ठीक है, इस आईपी ये पूरे कोड में कुछ भी कहा गया हो वो लागू नहीं पड़ेगा इस सेक्शंस के बारे में, अगर इस सब सेक्शंस में किसी व्यक्ति का केस आता है तो। इज अलीज टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन, किसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है, मतलब डिफार्म किसको किया गया है, इन व्यक्तियों को जिनको नीचे बताया गया है। एट द टाइम ऑफ सच कमीशन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बदनक्शी हुआ है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट, या फिर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, और अ मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट, ठीक है, और ऑफ अ यूनियन टेरिटरी और ऑफ एनी अदर पब्लिक सर्वेंट employed in connection with the affairs of the union or of a state in respect of his conduct in the discharge of his public function, a court of sessions may take cognizance of such offense। ठीक है, मतलब अगर बदनक्शी की गई है तो कंप्लेन कहां पर होगा, मैजिस्ट्रेट के सामने होगा। ठीक है, लेकिन अगर इन लोगों की बदनक्शी की गई है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक है, या फिर पब्लिक सर्वेंट, उनकी बदनक्शी की गई है, तो उसका ट्रायल कहां पर चलेगा, उसका ट्रायल चलेगा सेशंस कोर्ट के अंदर, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। सेशंस कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, ठीक है, विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, मतलब मैजिस्ट्रेट से केस कमिट होकर के ही सेशंस कोर्ट में आता है, लेकिन यहां पर सीधा सेशंस कोर्ट में कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, मतलब इन व्यक्तियों के खिलाफ अगर किसी ने बदनक्शी किया है और इन व्यक्तियों को कंप्लेन करना है, तो वो व्यक्ति खुद कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेन कोई थर्ड व्यक्ति भी नहीं कर सकता, कोई पुलिस ऑफिसर भी नहीं कर सकता, इन व्यक्तियों का सबऑर्डिनेट ऑफिसर भी नहीं कर सकता। ठीक है, कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उस सिटी का, वही फरियादी उसके अंदर बनेगा, दूसरा कोई व्यक्ति उसमें कंप्लेनेंट नहीं बन सकता। अब इसका ये जो सेक्शन है, सब सेक्शन 2, ये किसका एक्सेप्शन है, ये सेक्शन सीआरपीसी 193 है, उसका एक्सेप्शन है। सीआरपीसी 193 में हमने क्या देखा कि सेशंस जज जो होगा, सेशंस कोर्ट होगा, वो कोई भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा, लेकिन यहां पर ये सेक्शन क्या बोलती है कि इस सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये प्रोविजन मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब ये सेक्शन 193 का एक्सेप्शन हुआ। सब सेक्शन 3 है, every complaint referred to in subsection 2 shall set forth the facts which constitute the offence alleged, the nature of such offence, and such other particular as are reasonably sufficient to give notice to the accused of the offence alleged to have been committed by him। ठीक है, मतलब कंप्लेन के अंदर क्या होना चाहिए, सारे फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस के ऑफेंस किस तरह से बना है, आपने क्या कहा था, कैसे बदनक्शी हुई, वो सारा कुछ इसके अंदर होना चाहिए, उसके बाद ही जो है अक्यूज को नोटिस इश्यू होगा। सब सेक्शन 4 है, नो कंप्लेंट अंडर सब सेक्शन 2 shall be made by the public prosecutor except with the previous sanction। ठीक है, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद से कंप्लेन नहीं करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी क्या चाहिए, कंप्लेन करने से पहले प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। किसकी सैंक्शन चाहिए, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए। कब, जबकि गवर्नर के ऊपर हुआ हो, या फिर मिनिस्टर, जो स्टेट का मिनिस्टर है उसके खिलाफ जो बदनक्शी हुआ है, डिफामेशन हुआ है, तब स्टेट गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए,
अगर पब्लिक सर्वेंट की बात है तो पब्लिक सर्वेंट अगर स्टेट का होगा तो स्टेट गवर्नमेंट प्रीवियस सैंक्शन देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक सर्वेंट होगा तो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ओके, 5 है, नो कोर्ट ऑफ सेशन shall take cognizance of an offence under subsection 2 unless the complaint is made within 6 months from the date on which the offence is alleged to have been committed। तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट भी आ गया। कैसा लिमिटेशन, कि ऑफेंस हुआ, ऑफेंस होने के 6 महीने के अंदर ही आपको कंप्लेंट कर देना है। 6 महीने के बाद आपने कंप्लेंट किया है तो भी कोर्ट ऑफ सेशंस जो है उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा, मतलब उसके बाद उसका कुछ भी नहीं हो सकता। 6 है, nothing in this section shall affect the right of the person against whom the offence is alleged to have been committed to make a complaint in respect of that offence before a magistrate having jurisdiction or the power of such magistrate to take cognizance of the offence under such act। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि आपने प्रेसिडेंट के खिलाफ बदनक्शी भरा स्टेटमेंट दिया, उसको डिफाम किया, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीवियस सैंक्शन देगी, किसको देगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट करेगा। लेकिन यहां पर वो व्यक्ति खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी से कंप्लेंट करना चाहता है तो वो कहां पर करेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने करेगा। और वो कैसे ट्राई होगा, जैसे कि ऑर्डिनरीली कंप्लेंट जिस तरह से चलती है उस तरह से वो कंप्लेंट चलेगी, उसको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जहां पर सब सेक्शन 6 की बात आती है तो सब सेक्शन 5 भी इसमें खत्म हो जाएगी, मतलब उसका कंप्लेंट वो 6 महीने में करना जरूरी भी नहीं है। ओके, तो हमने आज सेक्शन 199 तक खत्म किया है। अभी नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो है जो चैप्टर 25 है और 15 है और उसके आगे का जो चैप्टर्स है वो सारा हम लोग देखेंगे।